1980 की दहाई में जो है रेफ्यूजी कैंप्स थे फ़लस्तीनियों के लबनान में। ईदी साहब वहाँ पे गए थे मदद करने के लिए। कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनको जो है वो जेल में डाल दिया था। एक दिन जेल में रखा था और फिर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। मुझे फ़ख्र है, मैं ईदी ख़ानदान का दूसरा बंदा हूँ जो इज़राइली जेल में रह के आया हूँ, और पाकिस्तान का मेरे ख़्याल से गालिबन तीसरा बंदा जो इनके टॉर्चर से, इनकी शैतानी हरकतों से नहीं डरा और जो है कोशिश एक पीसफुल एक्ट करने की कोशिश की, और पाकिस्तान का नाम जो है वो गज़ा तक पहुंचाने की एक कोशिश की। 1951 में अब्दुल सत्तार ईदी ने एक डिस्पेंसरी से ईदी फाउंडेशन का आगाज़ किया, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा बन चुका है। ईदी साहब की खिदमत को पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या कुछ इस इदारे के लिए किया और लोगों के लिए किया, इंसानियत की खिदमत किस तरह से की। अब वही काम उनके बेटे फैसल ईदी और साद ईदी कर रहे हैं। साद से आज हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने हाल ही में गज़ा इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला का पर सफ़र किया और उनका ये सारा तजर्बा कैसा रहा और उनके ऊपर क्या कुछ बीती, ये उनकी ज़बानी ही जानेंगे। साद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, आप 23 मई को पाकिस्तान वापस आए हैं फ्लोटिला के सारे प्रोसेस के बाद। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने फ्लोटिला को कैसे ज्वाइन किया और ये पूरा प्रोसेस क्या था? हमारा यूके ऑफिस है, उसमें खामिस होता है, वो भी पॉलिटिकली और ह्यूमैनिटेरियन काम में बहुत एक्टिव था। पाकिस्तान में जब था तब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लाहौर में होता था वो। उसने वो सारा प्रोसीजर देखा, कोई फॉर्म वॉर्म फिल करना होता है इनका, तो वो उसने मुझे बताया। उसने भी फॉर्म फिल किया, मैंने भी किया फॉर्म फिल। तो मैंने जब फॉर्म फिल किया तो उसमें बहुत सारी डिटेल थी, लंबी चौड़ी। मैंने पापा से पूछा, पापा ने मुझे बोला कि दो बंदे, अगर पापा को भी जाने की ख्वाहिश थी इसमें, तो पापा ने बोला कि अगर दो बंदे जाएंगे तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा, पीछे ऑफिस संभालना और सारी चीज़ें करना। तो पापा ने मुझे इजाज़त दी। पूछा मैंने, बाकी घर वाले मना कर रहे थे मुझे। इजाज़त दी, वो फॉर्म वगैरह फिल किया। 2-3 बहुत लेंदी फॉर्म था, 2-3 घंटे लगे उसको फिल करने में। उसके बाद फिर वो सबमिट हो गया। उसमें सारे एक्सपीरियंसेस पूछे हुए थे कि क्या है क्या नहीं है आपका। उसके बाद जो है वो कोई एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद जो है मेरे पास कॉल आई लाहौर से। उन्होंने कहा कि आपकी जो आपने फॉर्म सबमिट किया था ग्लोबल समिट फ्लोटिला 2.0 के लिए, वो आपकी सिलेक्शन हो गई है। टोटल जो है वो 5 बंदे जाएंगे पाकिस्तान से, जिसमें आपको इन्होंने सेलेक्ट किया डायरेक्टली स्पेन ने, और बाकी 4 की सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होगी। तो वो किसी रीज़न की वजह से 4 बंदे नहीं जा सके, लेकिन जो है वो मैं पहुंचने में वहाँ कामयाब हो गया। अच्छा, इसमें ये बेसिकली जो है वो ज़्यादातर इसमें फ़लस्तीनी हैं जो सेटल्ड हैं यूरोप के अंदर या ऑस्ट्रेलिया में, ये वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और इसके स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स बने हुए हैं। ये स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जो कि फ़ैसला करती है सारी चीज़ों का। उसमें फ़लस्तीनी हैं, टर्किश हैं, ब्राज़ीलियन हैं, और ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और इन्होंने क्यूबा के अंदर भी जो हालात ख़राब हुए, सारी चीज़ें हुई, शॉर्टेज ऑफ फूड था उस वक्त, इन्होंने वहाँ पे भी फ्लोटिला भेजा, और वहाँ पे भी इनको बैकलैश मिला, तंग किया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए। और गज़ा का ये जो है वो पिछले 2-3 सालों से कोशिश कर रहे हैं। 2-3 फ्लोटिलास गए अब तक, और आगे मज़ीद भी इनकी कोशिश है कि जब तक ब्लॉकेड और सीज ख़त्म नहीं हो जाता, हम कोशिश करते रहेंगे अपनी। सेनेटर मुश्ताक साहब लास्ट ईयर इसी फ्लोटिला के ज़रिए गए थे और उनको भी हिरासत में लिया गया था, ये ख़बरें आपके सामने थीं। आपका ज़हन क्या था जब आप ये साइन करने जा रहे थे कि जी मैं भी इसका हिस्सा बनूँ? कुछ आपके ज़हन में कोई चीज़ चल रही थी ऐसी? उस वक्त जज्बा था। फ़लस्तीन एक ऐसा इशू है जो हर मुसलमान और मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत ही हसास जो है वो एक इमोशनल चीज़ है जिसमें हर पाकिस्तानी हिस्सा लेना चाहता है, और मुझे मौका मिला तो फिर मैंने बोला इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़, सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो इस साल भी फ्लोटिला का हिस्सा थे, और इनके ये जो है वो कश्तियों में सवार हुए थे इटली से, और इटली से जब ये ग्रीस के ज़रिए होते हुए जब टर्की पहुंचना था इन्होंने, और मैंने टर्की से बैठना था, इनको रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया 18 बोटों को।
और इनको भी इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट किया, 48 घंटे अपनी कैद में रखा और इनको ग्रीस के अंदर जो है डिपोर्ट किया गया। और फिर दोबारा जो है वो जो फ्लोटिला का पार्ट बन चुके थे वो दोबारा इस मिशन में नहीं आए, लेकिन वो इस साल भी हिस्सा थे इस फ्लोटिला का। इस ह्यूमैनिटेरियन मिशन में जब आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपने जब अपने किसी हल्का अहबाब में ख़ानदान वालों से ज़िक्र किया तो उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे इस सारे मामले को लेकर? मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया था। वो कह रही थी कि बच्ची अभी पैदा हुई है और तो है वो, मैंने उसको समझाया। मम्मी मना कर रही थी, बहन ने मना किया, भाई ने मना किया, पुप्पो, आंटी, घर का हर फर्द मना कर रहा था मुझे, लेकिन मेरे अब्बू थे वाहिद जिन्होंने हिम्मत दी मुझे। और जब मैं फाइनलाइज हो गई सारी चीज़ें, एप्लीकेशन भरी, 2-3 इंटरव्यूज़ हुए, तो मेरे अब्बू ने मुझे सहारा दिया, बोला कि अच्छी चीज़ है, अच्छी काविश है, ये करनी चाहिए। और जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके घर वाले भी मान गए इस चीज़ को कि जाना चाहिए, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें और भी बहुत काम करने हैं। ये सफ़र शुरू किस तारीख को हुआ था? पूरा प्रोसेस ज़रा बताएँ, कैसे ये सफ़र शुरू होता रहा, आगे-आगे बढ़ता रहा? क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? अच्छा, ये सफ़र शुरू 14 मई को हुआ था हमारा टर्की मदद से, लेकिन उससे 10-15 दिन पहले ही हम इस्तांबुल में पहुंचा था। और पानी में जो ना तूफ़ान था, स्टॉर्म था, तो जो ग्रीस से कश्तियाँ आ रही थी उनको आने में डिले हो रहा था, तो इस वजह से फिर हम रुके हुए थे काफ़ी। और जब रुके हुए थे तो ये चीज़ ये एक अच्छी हो गई कि हमने जो है ना मेडिकल का और सामान ख़रीदना परचेज़ किया, हमने दवाइयाँ ख़रीदी, वहाँ पे बेबी फार्मूला मिल्क ख़रीदा। इसके अलावा जो है हमने सैनिटरी पैड्स ख़रीदे थे, बेबी डायपर्स ख़रीदे थे, ड्राई राशन ख़रीदा था, कैन्ड फूड ख़रीदा था, ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी थी। और बाकी मज़ीद जो है टर्किश लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भी एड दे रही थी हमें, तो इस चीज़ से ये फ़ायदा हो गया। और जो है फ्लोटिला में जाने से पहले हमारी 2 से 3 दिन जो है वो ट्रेनिंग चली है कि क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता, और इसको जो है फ़ेस कैसे करना है, हमने जवाब कैसे देना है, हमने जो है जेल के अंदर क्या करना है। और इसमें हमें ये भी बताया गया था कि जो हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक करनी है। और इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग हुई थी, और उनको एक आइडिया था कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है ट्रेनिंग तो हुई हमारी। 14 तारीख को हम निकले, फिर बीच में मौसम की ख़राबी की वजह से हम सीधा गज़ा जा रहे थे। मौसम की ख़राबी की वजह से फिर हम टर्किश वाटर्स के अंदर आए, और बे ऑफ अंतालिया में हमने रात गुज़ारी। 30 घंटे बाद, 30 घंटे सेलिंग की, उसके बाद बे ऑफ अंतालिया में रात गुज़ारी हमने। उसके फिर अगले दिन हम जो है वो फ्लोटिला फिर एक साथ हो गया यकमुश। कुछ ग्रीस के एक आइलैंड में चले गए थे, कुछ यहाँ आ गए थे, कुछ बीच में रुक गए थे। फिर अगले दिन शाम तक जो है वो सारे यकमुश एक साथ आए, और फिर हमने गज़ा की तरफ सेल करना शुरू किया दोबारा से। 14 मई को शुरू हुआ था, और ये तकरीबन 16-17 मई की बात है कि हमने दोबारा से सेल करना स्टार्ट किया। तो इस पूरे काफ़िले में कितनी बोट्स ने हिस्सा लिया? इस पूरे काफ़िले में हमारे पास शुरू में जो है वो वैसे 70 के करीब बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इन्होंने 18-20 बोट्स पहले जो है वो इंटरसेप्ट की थी इल्लीगली, तो वो हट गई, वो माइनस हो गई। इसके अलावा फिर टर्की से हम 54 बोट्स निकले थे, जिसमें से 2 ख़राब हो गई थी, उनको वापस कर दिया गया। 52 कश्तियाँ जो थीं वो स्ट्रेट गज़ा की तरफ रवाना हो चुकी थी, इस इल्लीगल ब्लॉकेड और सीज को ख़त्म करने के लिए। और टोटल इसमें कितने लोग थे आप लोगों के साथ? इसमें टोटल जो थे हमारे साथ जो गिरफ़्तार हुए, जो इन कश्तियों में सवार थे, वो 428 लोग थे, जिसमें से 45 मुल्कों के जो है वो 45 मुल्कों की नेशनलिटी के लोग हमारे साथ इस फ्लोटिला का हिस्सा थे। अच्छा साथ ये बताएं कि जब ये सफ़र शुरू हुआ और आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, तो जब आप लोग बोट में होते थे साथ, तो क्या आप लोगों के आपस में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ डिस्कशन होती होगी? क्या इमोशंस थे जो आप लोग शेयर करते थे? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ, मैंने इस फ्लोटिला के अंदर मैंने देखे इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो मुसलमान नहीं थे। वो यूरोपियंस थे, वो जो है कुछ टीचर्स थे, साउथ अफ्रीकन्स थे, कुछ जो है वो आर्टिस्ट थे, और वो सिर्फ यही कहते थे कि काफ़ी सालों से हम जो है वो ये चीज़ें देख रहे हैं, और यूरोप एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं।
और जो है फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि और ग्लोबल समिट फ्लोटिला ने जो है वो चांस दिया, मौका दिया सबको पार्टिसिपेट करने का। तो बहुत सारे लोगों ने फ़ैसला किया और बोला कि अब हम जो है वो अब चुप नहीं रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो इस तरह की बातें होती थी हमारी और जो है वो बहुत खुश थे और जज़्बा था। लेकिन जब आखिरी दिन होता था तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता था, सब एक-दूसरे से गले मिल रहे होते थे क्योंकि वो गुड बाय होता था और पता नहीं होता था फिर कब मुलाकात हो, कहाँ हो या नहीं हो, कुछ उसका अंदाज़ा नहीं होता था। तो वो 3 आखिरी दिन गुज़रे हमारे, एक मुहर्रम में, फिर बीच में एक दिन गुज़रा और फिर बे ऑफ अंतालिया में एक दिन जब हम सारे इकट्ठे थे और फिर वहाँ से चले थे। हमें अंदाज़ा था कि इस दफ़ा जो है इस दफ़ा की फ़्लीट जो थी वो सबसे बड़ी थी। इस दफ़ा इससे बड़ी फ़्लीट आज तक जो है वो गज़ा की तरफ कभी भी नहीं निकली है। तो हमारी ख्वाहिश थी और कोशिश भी ये थी और हमें अंदाज़ा भी था कि ये लोग अगर इंटरसेप्ट करेंगे तो ठीक है, शुरू की कुछ कश्तियों को कर लेंगे या पीछे की, कुछ तो हो सकता है पहुँच जाए वहाँ पे। और हमें जो इंटरसेप्ट किया गया वो 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे किया गया और जो सबसे करीबी कश्ती इंटरसेप्ट हुई है वो 80 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे भी है, 70। तो वो अगर 4 से 5 घंटे और चलती तो वो गज़ा पहुँच जाता है। लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया ये मकसद हमारा पूरा। जिस मोमेंट पे इजरायली फोर्सेस ने इंटरवेंशन की है, उस वक्त क्या सिचुएशन थी ग्राउंड? अच्छा, उस वक़्त हमारी ड्रिल्स होती थी हर दिन कि इंटरसेप्शन ड्रिल उसमें हमें करना ये होता था, बैग तैयार करना होता था और सब ने लाइफ जैकेट्स पहन के डेक पे हैंड्स अप करके बैठ जाना होता था अपनी-अपनी पोज़ीशंस पे। तो वो उस दिन सुबह जो है वो नॉक किया मेरे दरवाज़े पे। मैं उस वक़्त क्योंकि मेरी ड्यूटी ऑफ ही थी और फिर मैं सोया था, सबको ड्यूटी देनी होती थी। मैं सोया था, सुबह नॉक किया और बोला कि इंटरसेप्शन, इट्स नॉट अ ड्रिल। तो जल्दी-जल्दी बैग पैक किया मैंने, ब्रश किया। उसके बाद जो है वो अ, डेक पे आके बैठे और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उस वक़्त जो है ना तकरीबन मुझे मेरा अंदाज़ा है कि 3-4 नॉटिकल माइल की दूरी पे 2 शिप्स मुझे नज़र आई थी जो कार्गो शिप थे, छोटे कार्गो शिप, जो कि प्रिज़न शिप हैं बेसिकली। वो मुझे नज़र आई थी और मुझे ज़ोडिएक नज़र आ रही थी दूर से, जो रिब बोट होती है, वो जो हमसे पीछे कश्ती थी वो उसकी तरफ जा रहे थे। या तो उसको इंटरसेप्ट कर दिया था या करने वाले थे। वो वीडियो बना के मैंने अपलोड की और पाकिस्तान में ग्रुपों में भेजी। मैंने घरवालों को मैसेज किया कि हम इंटरसेप्ट होने वाले हैं। उसके बाद फिर जो है वो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे ही आपको ज़ोडिएक हमारी तरफ आते हुए नज़र आए तो आपने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, लैपटॉप, मोबाइल, जीपीएस, ये सारी चीज़ें पानी में फेंकनी है। क्योंकि उनके उनके पास कुछ ना जाए, वो डेटा रिकवर करके ब्लैकमेल या इस तरह की चीज़ें ना कर सकें। कर तभी भी सकते हैं लेकिन आसानी ना हो उनको। तो वो एक ड्रिल थी, वो वीडियो मैंने जैसे अपलोड की और अपलोड करके जो है वो मैं अपनी जगह पे बैठा और मैंने सामने देखा तो हमारे सामने ज़ोडिएक थी। उसमें तकरीबन थे कोई 30-25 बंदे होंगे एटलीस्ट। उसमें से जो है वो हमारा जो कैप्टन था, कैप्टन साइड में हट गया, उसने फर्स्ट मेट को बोला कि स्पीड फुल स्पीड कर दो ताकि वो उनको स्ट्रगल करना नहीं पड़े, आसानी से ना आ सके हमारी बोट पे वो। उसकी फुल स्पीड कर दी, टर्न कर लिया बोट को, फिर सारा सामान फेंका हमने। इसमें हम जो है ना जो किचन नाइफ़ होती है ना, वो 5-6 होती हैं, वो भी हमने सारी फेंक दी थी ताकि इनको कोई मौका ना मिले जो है वो हमें तंग करने का। क्योंकि इन्होंने 2010 में माही नहीं 2010 या 2011 में माही मरवाला एक फ्लोटिला गया था टर्की से। एक बंदा मोबाइल से बना रहा था वीडियो, उसको गोली मार दी इन्होंने। 10 बंदों को कत्ल किया था इन्होंने। वो उनका भी काम यही था कि वो एड जो है वो गज़ा पहुँचाना चाहते थे। तो वो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जीएसएफ ग्लोबल समिट फ्लोटिला ने प्रोटोकॉल बनाए हुए थे कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। जब ये लोग इंटरसेप्ट कर रहे हों, आप लोगों ने अपना सारा सामान उठा के बैठना है और जो है रेज़िस्ट नहीं करना। रेज़िस्ट आप जेल में कर सकते हैं। जब ये गनें लेके खड़े हुए हों तो रेज़िस्ट नहीं करना आपने, कैप्टन का नाम नहीं बताना आपने, पूछे कैप्टन कौन है नहीं बताना आपने। तो वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रहे थे हम। उस वक़्त जो है वो भगदड़ का माहौल था।
और थोड़ा-सा जो है वो बहुत ही गहमा-गहमी थी, तो इस वजह से उस वक़्त तो कुछ समझ नहीं आया। सारी चीज़ें जो हो रही थी प्रोटोकॉल के हिसाब से सबने की और हमें डेक पे जाके फिर इज़राइली फ़ौजी जब बोट के अंदर दाखिल हुए, तो एक बंदे ने गन तान दी हम पे सब लोगों पे और बोला कि आप आगे जाके बैठ जाओ। तो हम टोटल 8 बंदे थे, वो आगे जाके बैठ गए। वेव्स भी थी, कश्ती ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। फिर 4-5 बंदे हमारी बोट पे चढ़ गए। उसके बाद उन्होंने एक-एक बंदे की तलाशी ली और जो है पासपोर्ट की तस्वीर खींची, शक्ल की तस्वीर खींची और फिर हमें बैठा दिया। 1 डेढ़ घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहा। इसके बाद फिर ये लोग हमें लेके गए थे प्रिज़न शिप में। प्रिज़न शिप के पास गए, तो वो हमारी जो सेलिंग बोट होती है उससे प्रिज़न शिप में जाना मुश्किल है। तो वो अपनी ज़ोडियाक में बैठाते थे और वहाँ पे एक बेंच होता था, जिसके ऊपर चढ़ के फिर हम उसमें जाते थे प्रिज़न शिप में। तो वहाँ पे गए, मेरे साथ सारे यूरोपियंस थे, हमारी दूसरी बोट जो थी वो इंटरसेप्ट भी थी, फ्लोटिला की। तो मेरे साथ जितने भी यूरोपियंस थे उन सबको इन्होंने मुझे बिल्कुल एंट्रेंस पे ही रोक दिया, नील डाउन, हेड डाउन करके बैठा दिया, पासपोर्ट हाथ में दे दिया, जैकेट उतारवा दिया और उन सबको जाने दिया। उनसे मेरे ख़्याल से पूछताछ हुई, फिर उनको टॉर्चर किया। यार्ड, हमारा एक प्रिज़न यार्ड था, वो एक खुला मैदान होता था, उसके साथ 3 कंटेनर थे, जहाँ पे हम सोते थे, वहाँ पे उनको छोड़ दिया। तो मेरे जो सीरियल नंबर दे रहे थे सबका। सीरियल नंबर जो स्टार्ट हुआ था वो 8वां हुआ था हमारी बोट से स्टार्ट और जो है वो 8 बंदे थे, तो 14-15 पे ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी बारी थी, लेकिन मुझे उन्होंने नील डाउन करवाया हुआ था। 2-3 घंटे तक मुझे नील डाउन करा के रखा उन्होंने। हेड डाउन करा के रखा, पानी डालते थे, लाते मारते थे और फिर मैंने इनको बोला मुझे जो है ना कमर में इशू है, मैं नहीं ज़्यादा नील डाउन कर सकता। तो उन्होंने फिर लाते मारी मुझे। उसके बाद जो है वो आधे घंटे बाद मुझे लेके गए, पूछताछ की। हिब्रू में पूछ रहा था, मतलब मुझे नहीं समझ आता है हिब्रू क्या है ये, मुझे नहीं, हाँ मुझे नहीं उनकी ज़बान समझ आती। फिर जो है वो मैंने उसको बोला मेरी बोट का नाम जो है वो जियो फास्टर था और मैं ऑन बोर्ड हुआ हूँ मरमरस टर्की से। मैंने इंग्लिश में ये बोला। उसके बाद फिर मुझे ये लोग कंटेनर में लेके गए, जो इनका टॉर्चर कंटेनर था। 4 कंटेनर से इन्होंने एक सेल बनाया हुआ था। एक कंटेनर में टॉर्चर करते थे ये लोग, उसमें टॉर्चर किया इन्होंने और फिर 4 बंदे टॉर्चर करते थे। हाथ हमारे बंधे हुए होते थे, जिप लगी हुई होती थी हाथ पे हमारी, जो प्लास्टिक कफ्स होती हैं और जो है हेड डाउन होते थे। तो एक बंदे ने मुक्का मारा तो मेरे चश्मे गिर गए। तो मैंने बोला ग्लासेस, माय ग्लासेस, और फिर मैंने अपना मुंह बचाया। मैंने मुंह बचाया, वो मेरे को कमर पे मार रहे थे और पेट पे मार रहे थे ताकि मेरा मुंह बचा रहे। 3-4 मिनट तक इन्होंने ये करते रहे, 3-4 लोग थे। उसके बाद जो है उन्होंने दरवाज़ा खोला अचानक से और लात मारी, तो मैं वहाँ जाके गिरा यार्ड में। तो जो साथी थे हमारे कॉमरेड, उन्होंने आके मुझे उठाया और फिर हम कंटेनर के अंदर गए, बैठ गए। पानी था, पानी भी पिया। यही सिलसिला चलता रहा। 77 साल की खातून थी, उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने, फ्रांस की थी वो। क्योंकि इस तरह की खबरें आई हैं कि इन्होंने ना सिर्फ फिजिकल टॉर्चर किया बल्कि रेप भी किया है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो प्रिजन शिप थी उसमें टोटल जो है वो 180 लोग थे। 3 कंटेनर थे सोने के, एक ऐसे था, एक ऐसे था और एक ऐसे था। और उन 3 कंटेनर्स में हम सोते थे। नहीं, एक ऐसे था और 2 ऐसे थे। सामने जो है ना वॉशरूम्स थे, 3 वॉशरूम्स खुले हुए थे, प्लास्टिक के पोर्टेबल। और जो है एक कंटेनर में थप्पियाँ लगा के सोते थे हम। 60 बंदे सोते थे एक कंटेनर में, जो कि थप्पियाँ लगा के भी सोए ना तो नहीं सोया जा सकता। तो हम क्या करते थे, 8 फुट की चौड़ाई होती है, तो एक बंदे को जो जगह मिलती थी वो 4 फुट मिलती थी। हम सो कर के सोते थे, 2 दिन हम सो कर के सोए। तो इसमें हमारी जो प्रिजन बोट थी उसके अंदर 180 बंदों में से 35 बंदों को जो है वो माइनर मेजर फ्रैक्चर में,
3 बंदों को मेजर इंजरीज भी हैं। एक की आँख का मसला बना सीरियस, एक के कान का मसला बना, एक के 2 दाँत तोड़ दिए। और 3 बंदों को अननोन सब्सटेंस से इंजेक्ट किया गया। वो हो सकता है पानी हो सकता है कोई केमिकल हो, वो नहीं पता हमें। और इसके अलावा जो है 180 लोगों में से 12 लोगों के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये सिर्फ हमारी बोर्ड की कहानी है कि 12 लोगों के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया। उसमें रेप भी हो सकता है, उसमें जो है वो बहुत दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में आप लोगों को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। जो रवैया इनका रहा आप लोगों के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था? इंटरनेशनल वाटर्स में आप किसी के पास नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं लेकिन आप किसी को उठा नहीं सकते, किडनैप नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ इन्होंने किडनैप किया हमें इंटरनेशनल वाटर्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने टॉर्चर किया हमें फिज़िकली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने मेंटली टॉर्चर किया। चौथा सबसे बड़ा कानून तोड़ा इन्होंने, वो हमें साइकोलॉजिकली भी इन्होंने टॉर्चर किया। ये आते थे दिन में 3 टाइम आते थे और आके जो है मुझे नाम भी नहीं पता, स्टन गनरेड होता है और उससे होता ये है कि वो एक फायर करते थे, वो उससे धमाके की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ताकि खौफ और हरास फैल जाए। और धुआं होता था, डैमेज नहीं करता था वो कुछ। दिन में 3 टाइम आके हंगामे होते हैं ना, फोर्स आती है शील्ड लेके, उस तरह की फोर्स आती थी और वो गनरेड मारते थे और सब पे बंदूकें तान के ख़त्म हो जाते थे, जैसे कि हम कोई दहशत गर्द और हमने पता नहीं क्या किया हो इनके मुल्क के साथ। इस तरह से आके वो खड़े हो जाते थे और फिर आधे घंटे तक हमें हैंड्स अप करके खड़ा करते थे सबको। उसके बाद इनको जब देखते थे ना, बोलते थे आंखें नीचे, नजर नीचे, हेड डाउन करके खड़ा करते थे हमें। और फिर इसके बाद जो है खाना और पीना जो हमें देते थे वो उसी वक्त आके देते थे, ताकि इनको तंग ना किया जाए, इन खौफ व हिरास इनका रहे। खाने में ये लोग डबल रोटी देते थे इतनी लंबी, और उसमें से भी बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे थे, मैं भी शामिल था जिसमें कैनेडियंस भी थे, आयरलैंड के थे, फ्रांस के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे जो हंगर स्ट्राइक पे थे, ओमान के थे, अल्जेरियंस थे, सब हंगर स्ट्राइक पे थे। तो वो हम डबल रोटी नहीं खाते थे, हम सिर्फ पानी पीते थे। और पानी भी जो ये देते थे 180 बंदों में 180 से भी कम बोतलें देते थे, 500 ml वाली। और दिन दिन में गर्मी होती थी, उसमें जब गर्मी में हम बाहर लेटे धूप में, क्योंकि कंटेनर के अंदर नहीं बैठ सकते उस वक्त, कितनी गर्मी होती है, हम बाहर लेटे धूप में, तो जो है वो फ्लड कर देते पानी ताकि हम गीले हो जाएं। और रात में अलग फ्लड करते थे वो, ताकि हम गीले हो जाएं, और रात में सर्दी होती थी। जैकेट वगैरह सब ले लिए थे इन्होंने हमसे, कितने लोगों के कपड़े फट गए थे। इनको कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं, स्टाफ कोई कुछ मेडिकल नहीं? स्टाफ नहीं। हमारे साथ आयरिश प्रेसिडेंट की बहन थी, वो हमारी ही प्रेसिडेंटशिप में थी और वो मेडिकल से वाबस्ता थी। इलाज, और एक श्रीलंकन खातून थी समीरा, वो मेडिकल 2-3 डॉक्टर्स मौजूद थे ना जो इलाज करते थे, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ था नहीं। तो जो हम बेसिकली किसी को हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर हो या दर्द हो, पेन, सीवियर पेन हो, तो स्प्लिंट लगाते हैं ना, लकड़ी से लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ सॉलिड चीज़ से लगा सकते हैं। तो वो हम स्प्लिंट, पानी की जो बॉटल्स खाली होती थी ना, उनको स्ट्रेट करके उससे अपने लेसेस खोलते थे और लेसेस से उनको बांधते थे। और कभी कभार जो है वो डबल रोटी जो ब्रेड देते थे हमें, वो लगा के टांगों पे, हाथ पे और रिब्स पे, वो लगा के रस्सियों से बांधते थे हम लोग। रस्सियाँ भी नहीं होती थी, लेसेस इस्तेमाल करते थे। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि एक इंसान जिसके अंदर इमोशंस हो, उस तरह से कैसे कर सकता है। आप निहत्थे बंदों को जो कि एड लेके जा रहे हैं, जो कि एक पीसफुल मिशन पे है, आप इतना अग्रेसिव कैसे हो सकते हो उसके ऊपर। मज़हब डजंट मैटर, मज़हब भी मैटर नहीं करता। जो हमारे साथ ज्यू भी थे, हमारे साथ क्रिश्चियंस भी थे, हमारे साथ मुस्लिम भी थे,
लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि ये इन्होंने कैसे किया। और और हँसते थे देख के हमें ये टॉर्चर करके हँसते थे हम पे। इंसान नहीं लगते ये। शैतान ने सिर्फ़ सजदा करने से मना किया था, ये शैतान से भी बढ़ के हैं कुछ। इस पूरी डिटेंशन के दौरान किसी एम्बेसी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने राब्ता किया? हम चूँकि अंदर थे, जेलों में थे, प्रिज़न शिप में थे, फिर जेल में थे, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो है जब बाहर आए तो पता चला कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं। इवन कि फ़लस्तीन के अंदर एक ट्रेड यूनियन है, जिसका मैं लेटर आपसे शेयर करूँगा। उसमें इन्होंने ज़िक्र किया था, मेरा नाम का भी ज़िक्र किया था कि इनको और बाकी दीगर जितने साथी हैं ग्लोबल समिट फ्लोटिला के, उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन जो कि इज़राइली इंटरनेशनल लॉ को, कानून को तोड़ते आए हैं हमेशा से, वॉर क्रिमिनल्स हैं जो, वो यूनाइटेड नेशन की नहीं सुनते, तो वो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की क्या सुनेंगे। हमें लगा था ये लोग लंबा रखेंगे, और जो है क्योंकि बाहर की न्यूज़ आ नहीं रही थी, फिर हमें ये लोग पोर्ट लेके गए। पोर्ट में जो इनका रवैया था, सारी चीज़ें थी, वीडियोस भी देखी होंगी आपने उनके मिनिस्टर की, जो हरकतें कर रहे थे, वो मिसट्रीट कर रहे थे लोगों को। टॉर्चर तो इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन पोर्ट पे भी इन्होंने 3 जगह टॉर्चर किया। और इसके बाद जो है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये लोग डिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बस वो इमिग्रेशन का प्रोसेस किया इन्होंने, स्टैंप वगैरह नहीं मारा, लेकिन सारी चीज़ें, फिंगरप्रिंट्स और नेशनलिटी पूछी, बैकग्राउंड पूछा, डिटेल पूछी। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद जो है हमें जेल में रवाना कर दिया। तो जेल में जब हम गए तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ, क्या नहीं करेंगे। जेल में भी इनका यही रवैया था। तस्वीरें ली हमारी। अच्छा, डॉक्टर पूछता था क्या आपको तकलीफ़ है, दर्द है, तो बताया और ठीक है। जहाँ पे ज़ख्म होते थे वहाँ की तस्वीर नहीं लेते थे, बाकी तस्वीरें लेते थे। हर हमारे कॉमरेड पे एक बंदा होता था इनका, जेल का, पुलिस वाला या फ़ौजी। वो हाथ हमारे ऐसे होते थे, तो नीचे से हाथ डालते थे और सर को नीचे रखते थे। और यहाँ पे अभी तक सुना स्ट्रेन्स हैं, सर को नीचे ही रखते थे वो। और ति अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन्होंने जब 2 रातें गुज़र गई हमारी, तीसरा दिन था प्रिज़न शिप के अंदर, उसमें इन्होंने जो है हमें तकरीबन 3 घंटे नील डाउन कराया सबको, प्रिज़न शिप के अंदर ही। पानी भी डालते रहे, नील डाउन करा के रखा, और 3 घंटे तक इन्होंने जो है हमें अपना नेशनल एंथम सुनाया है। क्या होगा ये सुनने से? हमें तो और नफ़रत होगी इनसे, जो इन्होंने रवैया अपनाया, जो कि जानवरों के साथ भी नहीं करते, दहशतगर्दों के साथ भी नहीं करते ऐसा, जो रवैया इन्होंने हमारे साथ अपनाया, जो एक पीसफुल, नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था। तो हमें तो और नफ़रत होगी, और हम और कोशिश करेंगे कि जो आवाज़ उठा सकता है, जहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं, उठाएंगे। इस पे मेरा यही सवाल बनता है कि आप समझते हैं कि इस तरह के जो इंटरनेशनल मिशंस हैं, उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है ताकि जो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी है उसको रोका जा सके? बिल्कुल, इन्होंने इस दफ़ा जानबूझ के हमें 4 दिन रोका, मज़ीद भी रोक सकते थे ये, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इनको छोड़ना पड़ा। दूसरा ये कि इन्होंने इस दफ़ा जो अग्रेशन का इज़हार किया है, जो अग्रेशन दिखाया है अपना, वो इसीलिए दिखाया है ताकि अगली दफ़ा कोई ना आ सके, कोई हिम्मत ना कर सके। लेकिन जो है रुकने वाले नहीं हैं, कोशिशें जारी रहेंगी, और बहुत सारे लोगों ने हिम्मत दिलाई है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट मिशन जब भी होगा साथ जाएँगे। और जो है ये जद्दोजहद, ये जो कोशिश है, ये जो मूवमेंट एक चली हुई है, वो रुकेगी नहीं, जब तक कि ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। और ये एक बहुत अच्छी पॉज़िटिव चीज़ है, जब आप हद से ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं ना चीज़ों को, फिर चीज़ें फटती हैं, और अब वो फट रही हैं। इतनी सारी तकालीफ के बावजूद अगर आपको दोबारा जाने का मौका मिले तो आप जाएँगे? मैं तो जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। अभी भी जेलों के अंदर जो है वो सैकड़ों बच्चे हैं फ़लस्तीनी, जो जिनका कोई जुर्म नहीं है, जिनका कुछ, जिन बच्चों को क्या पता क्या है, क्या नहीं है। उनको जेल में डाल दिया है, खाना नहीं देते। पूरा जो है वो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन फैक्ट नहीं बता सकता
ये अगर कहते हैं कि हमने ब्लॉकेड लगाया हुआ है लेकिन हम एड भेजते हैं, इज़राइल का कहना ये है कि हम जो है वो एड को गज़ा पहुँचाते हैं। अगर पहुँचाते हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस हैं या फिर 2-3 जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो दुनियावी लेवल पे काम करती हैं, इंटरनेशनल सतह पे काम करती हैं, उनको जाके फैक्ट फाइंडिंग्स करने दें, पता चलने दें कि क्या होता है, क्या नहीं होता। न्यूट्रिशंस की कमी क्यों है, सारी चीज़ें फैक्ट्स पता चलेंगे तो फिर उनकी बदनामी होगी। किसी को आने नहीं देते, मीडिया को आने नहीं देते। कितने मीडिया वाले मारे इन्होंने क्योंकि वो आवाज़ उठाते थे, सच बोलते थे। ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूरोप, अमेरिकन सिटीजन्स, नॉट द गवर्नमेंट, जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ गई है। इवन के ज्यूज़ जो हैं, जो यहूदी हैं, वो भी इस गवर्नमेंट के, इस ज़ायोनिस्ट रिजीम के ख़िलाफ़ हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है दुनिया के लिए। और जो है यूरोपियंस जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, इनमें जज़्बा है, इन्होंने मार खाई, सारी चीज़ें की। इसमें से कई लोग ऐसे थे जो कि कमाते थे और खाते थे, मतलब नो सेविंग्स, नथिंग एट ऑल। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि वो दोबारा भी आएँगे और जो है वो ये कोशिशें जारी रखेंगे। आम का क्या रद्द-ए-अमल रहा आपके इस अवाम एक्ट? बिल्कुल, अवाम बहुत खुश है और बहुत ही पुरजोश तरीके से जो है वेलकम किया, मिलने आए लोग और खुशी का इज़हार किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन अभी है नहीं कोई फ़ायदा पैसे देने का और प प पैसे से कुछ होगा भी नहीं। इसमें जो है ना सिर्फ़ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जो है वो एक यकमुश होके जो है आवाज़ उठाएँ। आवाज़ उठाने से ही उनके पूरे यूरोपियन यूनियन ने आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई इस दफ़ा। इसी वजह से जो है हमें जल्दी रिलीज़ किया गया और जो है यूरोप के अंदर ये बात चल रही है कि इज़राइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएँ। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस फ्लोटिला की जो हम लेके गए थे, जिसका हम पार्ट थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि हम ये कर सकें इज़राइल के लिए।